Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and welcome to our channel KFA Legal. Today we are going to do POXO Act. We will cover its landmark cases, we will cover important provisions of POXO Act and we will cover it from the perspective of CLAT PG or other allied exams. And look, this will not be a video or this can go to 2 or 3 videos. So in this video I'm not going to cover POXO Act in detail. We will just touch upon those sections which are very important and how we are going to do it. I had this dilemma in my mind ki how should I start. First approach could have been that I start from section 1 and take it till the end, but in that approach it would have took a lot of time, and at the same time I may have wasted time on those sections which are not that relevant. How you find out that any section is relevant or not in any act? For that, what I do, it is my approach that I look at the digest. I look at all the cases which are going at that particular time, and then I find out sections which are in controversy. So those sections become important, and if there are any definition clause or something like that, then that is also important. So I find out important sections like that. So what I thought that I should start this series in a way that I take one landmark case or one important recent case and then I cover every section which relates to that case. In this way, we will be covering all the important sections which are there in POXO Act and which are important as far as CLAT PG and other exams are concerned. So we are going to do it like that, and I have my landmark cases notes, I have my POXO notes, I have this Bear Act. So let us start. फर्स्ट केस इज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश, द स्किन टू स्किन मिथ. आप लोगों ने सुना होगा, ये तो सुना होगा. उसमें आता है बॉम्बे हाईकोर्ट का केस था जिसके कारण उनके जज के प्रमोशन भी रोक दिया गया था. हुआ क्या था कि सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा था एक व्यक्ति पर जिनका नाम सतीश था शायद. अच्छा, पहले सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं. तो आपको मैं बता दूं कि अगर हम लोग पॉक्सो में चलें तो मेजरली जो सेक्सुअल ऑफेंस हैं वो 3 ही हैं. अगर हम लोग एकदम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें, द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, द सेकंड वन इज सेक्सुअल असॉल्ट एंड द थर्ड वन इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. जब यही ऑफेंस कि कोई ऐसा व्यक्ति कर देता है जो पोजीशन इन अथॉरिटी होता है या फिर जिसके पास एक तरीके से कोई अथॉरिटी बड़ी होती है, वो ऊपर होता है, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस मिला सकता है सामने वाले व्यक्ति को, या फिर किसी ऐसे परिस्थिति में हो जाता है जो कि एग्रीवेट कर देती है उस ऑफेंस को, या फिर किसी विक्टिम के साथ हो जाता है जो मान लो 12 साल से कम की है, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ दैट ऑफेंस हो जाते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले हम लोग देखो सबसे छोटा ऑफेंस, वैसे तो सेक्सुअल ऑफेंस कोई भी छोटा नहीं होता है, लेकिन सबसे छोटा ऑफेंस जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, दूसरे नंबर पे सेक्सुअल असॉल्ट है और तीसरे नंबर पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है. तो देखो अब वही है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा होगा. इंपॉर्टेंट सेक्शन ये सब होंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस. क्यों? क्योंकि ये ऑफेंस बना रहे हैं, ये उनको पनिशमेंट कर रहे हैं. तो हम अपने नोट्स पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि वाओ भाई खुल जा, हाँ, कि ये ऑफेंसेस होते क्या हैं. तो सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट के पास चलते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11. देखो सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या है, आप टच नहीं करते हैं और आपकी सेक्सुअल इंटेंट होती है और फिर आप ये काम करते हैं. व्हाट इज सेक्सुअल इंटेंट? इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ दिस, मतलब फैक्ट ऑफ दैट केस. तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. तो अगर आप सेक्सुअल इंटेंट के साथ एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं, व्यक्ति जो कर रहा है वो चाइल्ड नहीं है, या फिर है भी तो सामने वाला जो विक्टिम है वो चाइल्ड है. आपने सेक्सुअल इंटेंट के साथ कोई ऐसा वर्ड बोला या कोई साउंड किया, बनाया, या कोई जेस्चर किया, या यू एग्जिबिट ऑब्जेक्ट्स और बॉडी पार्ट टू द चाइल्ड. अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया विद सेक्सुअल इंटेंट, इट विल अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. पहला पॉइंट. दूसरा, मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी पार्ट देयर ऑफ, उसका आपने करवाया. तीसरा, shows any object to a child for pornography purpose. If you are showing porn to a person, to a child, then also it is sexual harassment. Keep in mind that you are not touching that person, you are not touching that child. The moment you touch that child, it falls under sexual assault. ठीक है? And provided it is not penetration. Repeatedly follows, watches or contacts a child. ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है. Threatens to use real fabricated depiction of child's body, sexual act. If you are threatening that I will use this picture of yours and
with sexual intent you are doing something like that, then also it is sexual harassment. Entices a child for pornography purpose or provides gratification. So if a person with sexual intent, do any of these 6 acts, then it is sexual harassment. Keep this in mind that here you will not find contact anywhere. There is no physical contact in this case. कहीं भी किसी भी केस में छठे छह के छयों में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है. विदाउट फिजिकल कांटेक्ट यू आर डूइंग दीज 6 एक्ट्स विद द सेक्सुअल इंटेंट, देन इट विल फॉल अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट. सजा क्या होती है वो मैंने चार्ट बनाया, आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं. तो दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. इट इज द क्या कहेंगे, सबसे जो कम बोलना मुझे खराब लग रहा है, लेकिन जो सबसे छोटा क्राइम है एज फार एज सेक्सुअल क्राइम्स आर कंसर्न इन पॉक्सो एक्ट, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं हम लोग. ठीक है, ये सेक्शन 11 में दे रखा है, इसकी पनिशमेंट सेक्शन 12 में दे रखा है. इसका एग्रीवेटेड फॉर्म नहीं है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, बाकी दोनों का है. अब ये तो हो गया कि आप बच्चे को बिना छुए ये काम कर रहे थे. अब अगर आपने सॉरी आपको नहीं मैं बोलूंगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को छुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 में है, जो सतीश वाले केस में रेलेवेंट था. फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट. सेक्सुअल इंटेंट क्या होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है. ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन, देयर इज नो पेनिट्रेशन ऑन योर पार्ट, ऑन दैट पर्सन्स पार्ट. आपने क्या फिजिकल टच किया है, फिजिकल कॉन्टैक्ट क्या किया है, यू आर दैट पर्सन इज टचिंग वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड. That person is making child touch these parts of self या others. If that person is touching these parts of a child or making that child touch these parts of his or her or some other person. Any other act involving physical contact with sexual intent but without penetration. इसमें क्या कवर होगा, देखो आपने देखा होगा यहां माउथ नहीं है. So if a person is applying his or her mouth to a child's mouth, then in which category will it fall? Because look, in sexual harassment it cannot fall because there is no sexual contact there. Here in sexual assault there is physical contact. So what parts of the body they are covering? They are covering vagina, they are covering penis, they are covering anus, and they are covering breast of a child, but they are not covering mouth. So what will happen if a person is applying his or her mouth to a child's mouth? It will fall under this category. Any other act involving physical contact with sexual intent, provided that was a sexual intent. Keep in mind that in all the 3 offenses, all the act which you are doing or the person is doing who is accused of that offense must have done that act with sexual intent. And what is sexual intent depends on the fact and circumstances of that case. Whether that person was having sexual intent or not is a question which the court will determine on the basis of the evidences which are provided there. It is not a question of law, it is a question of fact. तो सेक्सुअल इंटेंट हो गया. अच्छा, अभी जब हम लोग प्रिजम्पशन पढ़ेंगे तो सेक्सुअल इंटेंट कहीं कहीं प्रिज्यूम कर ली जाती है अगर आपने सिर्फ दिखा दिया कि किसी ने टच किया था. सेक्शन 30 है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे. अब इसकी पनिशमेंट कितनी है, इसकी पनिशमेंट मिनिमम 3 ईयर है और मैक्सिमम 5 ईयर है. अब यही सेक्सुअल एक्ट, यही सेक्सुअल असॉल्ट अगर कोई पुलिस वाला कर देता है, आर्म्ड फोर्स कर देते हैं, पब्लिक सर्वेंट कर देता है, स्टाफ ऑफ जेल, हॉस्पिटल, स्कूल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कर देता है, मतलब that person was in position of authority and he does sexual assault, then it will fall under aggravated sexual assault. तो sexual assault plus done by a person जो position of authority में था तो वो aggravated sexual assault हो जाता है. आगे भी है, gang sexual assault अगर होता है तो भी aggravated में fall करता है. अच्छा, अंतर क्या हो जाता है, डिफरेंस क्या हो जाता है सेक्सुअल असॉल्ट में और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में? पनिशमेंट का डिफरेंस होता है. यहां पर क्या माना जाता है कि आपने एक व्यक्ति, देखो सेक्सुअल असॉल्ट बहुत खराब चीज है, लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पोजीशन इन अथॉरिटी था, या फिर कोई गैंग करे, या फिर वेपन यूज करके किया जा रहा हो, या फिर उसको करते समय किसी को HIV दे दो आप, कोई इनकैपेसिटी, कोई इंजरी या हर्ट कर दो उसको, या फिर आपने किसी 12 साल के बच्चे से, 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ऐसा कोई किया, किसी व्यक्ति ने, मैं आप बोल रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, बाय रिलेटिव गार्जियन और इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट थी, उसने किया है अगर ये, बाय पर्सन इन ट्रस्ट अथॉरिटी, व्हेन चाइल्ड इज प्रेग्नेंट तब आपने किया है, इफ कंबाइंड विद अटेम्प्ट टू मर्डर. तो ये जो फैक्टर्स अगर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट के साथ लग जाते हैं तो ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है. मतलब
और घिनौना माना जाता है इसको। ये सेक्शन 9 में दे रखा है, इसकी पनिशमेंट आपको सेक्शन 10 में मिल जाएगी। अच्छा देखो, पनिशमेंट के लिए मैंने ये चार्ट बना दिया है, बहुत आपको आराम रहेगी याद करने के लिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट में मिनिमम कोई पनिशमेंट नहीं है, मैक्सिमम 3 है। सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 5 है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 7 है। ऐसा करके याद करिए, 3 5 5 7। ठीक है, अब हम लोग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पे आते हैं। व्हाट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? When a person is penetrating into the body of the other person, anything कवर किया गया, वो इन डिटेल हम लोग जाएंगे तब पढ़ेंगे। एनीथिंग इट अमाउंट्स टू पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अच्छा देखो, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आप टच नहीं कर रहे थे, सेक्सुअल असॉल्ट में आप टच कर रहे थे, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कोई व्यक्ति पेनिट्रेट कर रहा है विद द सेक्सुअल इंटेंट, कोई भी चीज या फिर कोई भी ऑर्गन ऑफ हिज और हर बॉडी। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child do so with him or any other person। एक तो थोड़ा समझाने में इसमें थोड़ा दिक्कत आने लगती है, although it is something which shouldn't be a problem, but it happens। He insert any object or body part not being penis into the vagina, urethra or anus of a child or makes him do so। ठीक है, वो ऐसा कोई काम करता है। He manipulates the body of the child to cause penetration into vagina, urethra, anus or any part। मतलब क्या? If a person is asking the child or threatening the child that that person will harm the child if he or she doesn't use his own body part, उसका खुद का, बच्चे का खुद ओन बॉडी पार्ट कह रहा है कि आप ऐसा करो, अपना बॉडी पार्ट का यूज करके पेनिट्रेशन करो अपने ही बॉडी पार्ट में, वो इसमें कवर होता है। या तो वो मैनिपुलेट करे या फिर उसको कहे उसी का बॉडी पार्ट, उस बच्चे का बॉडी पार्ट से ही पेनिट्रेशन वो करा रहा है। दिस इज कवर्ड हियर। ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस, वेजाइना, एनस और यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड डू सो। सिंपल है, सिंपल इंग्लिश है। अच्छा ये देखिए, ये जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस है। जब आप रेप पढ़ते हैं तो वहां पर स्पेसिफिक है, मैन ही कर सकता है रेप, एक आदमी ही दरिंदा हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर वुमेन और मेन दोनों कवर हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनी पेनिट्रेशन हाउएवर स्लाइट अमाउंट्स टू द ऑफेंस। ऐसा नहीं कह सकते सर मैंने थोड़ा पेनिट्रेट किया था या थोड़ा ज्यादा पेनिट्रेट हुआ है, थोड़ा कम पेनिट्रेट हुआ, ऐसा नहीं है। इफ देयर इज अ पेनिट्रेशन, इट डज नॉट मैटर कितनी पेनिट्रेशन थी। इफ देयर इज पेनिट्रेशन, योर एक्ट विल फॉल अंडर दिस। अब यही सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जब कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो पोजीशन इन अथॉरिटी होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, स्टाफ ऑफ जेल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यूज ऑफ डेडली वेपन, विक्टिम 12 साल से कम का होता है, ऑफेंडर इज रिलेटिव, गार्जियन, फोस्टर पेरेंट, स्टेप पेरेंट और पर्सन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ऑफेंडर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में होता है, या फिर ये ऑफेंस कम्युनल वायलेंस या सेक्टेरियन वायलेंस के समय या फिर नेचुरल क्लेमिटी के समय हो रहा हो, तब भी एग्रीवेटेड हो जाएगा। ऑफेंडर इज अ रिपीट कन्विक्ट अंडर दिस एक्ट, उसने पहले भी किया, वो कन्विक्ट हो चुका हो। चाइल्ड इज मेड टू स्ट्रिप और परेड नेकेड इन पब्लिक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये करता है तो उसको सजा ज्यादा मिलती है। तो 3 तरीके के ऑफेंस हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जब कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्ति, इनमें से कोई व्यक्ति जब सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर देते हैं तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ दैट ऑफेंस हो जाता है, उसकी सजा ज्यादा हो जाती है। उसकी सजा कितनी ज्यादा हो जाती है वो आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। नॉर्मल 10 साल, अगर विक्टिम 16 साल से कम है और आपने सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट किया है तो आपको 20 साल की सजा मिलेगी। मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट। अगर एग्रीवेटेड फॉर्म हो जाता है तो मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम लाइफ या फिर डेथ है। सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 5 है। अगर उसका एग्रीवेटेड फॉर्म हो जाता है तो मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 7 है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट की 3 साल है। ये जो मेजॉरिटी सेक्सुअल ऑफेंस हैं पॉक्सो में, वो हमने कवर कर दिया है। अब हम इस केस पे चलते हैं जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश था। क्या था इसमें? इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति को एक्यूज किया गया था कि ही टच्ड द ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। ऑफ कोर्स गर्ल चाइल्ड थी, उसका ब्रेस्ट एक व्यक्ति ने टच किया। तो नीचे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि देयर वाज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द हैंड एंड दैट ब्रेस्ट ऑफ दैट चाइल्ड, देयर वाज क्लॉथ इन बिटवीन। आई नो इट इज absurd, but that was the reasoning which was given by
बॉम्बे हाई कोर्ट। इसी को पलटा सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां पे आके। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट डज नॉट मैटर वेदर दैट पर्सन, वेदर दैट चाइल्ड, वेदर दैट विक्टिम वाज वेयरिंग क्लोथ्स और नॉट, इफ देयर इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ अ पर्सन विद द ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इट डज नॉट मैटर वेदर देयर वाज अ क्लोथ इन बिटवीन और नॉट, इट विल अमाउंट टू सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड? सुप्रीम कोर्ट सेड नो स्किन रिक्वायरमेंट, कोई भी स्किन टू स्किन की जरूरत नहीं है। सेक्शन 7 कवर्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टच, द डिसाइसिव element is sexual intent, not bare skin. That means if that person has touched a girl child, her breast, with a sexual intent, it does not matter whether skin to skin contact was there or not, it does not matter whether any clothes come in between or not. The only thing which matter is that he touched that person, he touched that child, and it was with sexual intent. अगर इतना है तो काफी है। और हम इसको, ये मिस्चीफ रूल उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि ऐसे एब्सर्डिटी वाले हम इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनको उसने कोर्ट ने सेक्शन 7 में उनको सजा दी, जो कि सेक्शन 8 में सजा मिलती है। ठीक है, तो हम लोगों ने सेक्शन 7, 8 पढ़ लिया, हम लोगों ने सेक्शन 11 to 12 पढ़ लिया। अच्छा, सेक्शन 29 है, इसी के साथ सेक्शन 30 भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा हम लोगों ने ऑफेंस पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि व्हाट इज प्रिजम्पशन। समटाइम्स कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कुछ फैक्ट, और जैसे ही वो प्रिज्यूम कर लेती है, सामने वाले को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए हमें सेक्शन 29 और सेक्शन 30 पढ़ना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 29, सेक्शन 30, ये जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, यही पढ़ने आपको बाद में। ठीक है, आते हैं हम लोग सेक्शन 29 पे। हाँ गया भाई, हाँ। फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3, अरे चलो इसका डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं हम लोग। सेक्शन 29 ऑफ पॉक्सो, व्हाट इट सेज, व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग, when a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offense under section 3, 5, 7 and section 9, मतलब penetrative sexual assault, aggravated form of these two offenses, and sexual harassment यहां पे नहीं आया है, ये याद रखिएगा, sexual harassment नहीं है, sexual assault, penetrative sexual assault और उनका aggravated form जो है। अगर कोई भी पर्सन इन ऑफेंसेस के लिए एक्यूज्ड है, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम that such person has committed or abetted or attempted to commit the offense as the case may be, unless the contrary is proved. What is the general rule? That the prosecution will prove the case beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt prosecution prove करती है किसी भी क्रिमिनल केस में, लेकिन यहां पर अगर बेसिक फैक्ट एस्टेब्लिश कर दिए कि there was a child, she was subjected to some sexual act, and then द कोर्ट विल प्रिज्यूम कि उस पर्सन ने अबेट किया है, कमिट किया है या अटेम्प्ट किया है, जो भी उस एफआईआर में होगा, दैट ऑफेंस, और फिर उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने नहीं किया है। इन जनरल ट्रायल द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स द केस beyond reasonable doubt, but here the prosecution will only have to prove the basic fact, and the burden will shift on the accused. The court will presume that he has committed that offense, and now the accused will prove that he has not committed the offense. समझ रहे हैं, ये हालत है। तो सोचिए प्रिजम्पशन आ जा रहा है, बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि फिर एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा। बस मतलब आपको बस एक्यूज करना है कि ये व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, और बेसिक फैक्ट प्रूव कर देने हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। अब बाकी कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि उसकी सेक्सुअल इंटेंट थी, सब कुछ प्रिज्यूम कर लेगा कोर्ट। इट इज वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन। अब सेक्शन 30 पे आते हैं। इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच रिक्वायर्स अ कल्पेबल मेंटल स्टेट, कल्पेबल मेंटल स्टेट मतलब मान लीजिए कि सेक्सुअल इंटेंट जैसे हो गई, कोई भी मेंटल स्टेट रिक्वायर की जाती है, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले जो छह जो काम है वो आप जब सेक्सुअल इंटेंट के साथ कर रहे हैं, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट में वो काम आप सेक्सुअल इंटेंट के साथ कर रहे हैं। तो सेक्सुअल इंटेंट क्या है? मेंटल स्टेट है आपकी। तो अगर क्वेश्चन है कि क्या किसी व्यक्ति की वो मेंटल स्टेट थी कि नहीं थी, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि थी, प्रोसिक्यूशन को प्रूव ही नहीं करना पड़ेगा। इफ यू आर एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड द प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है कि आपने वो एक्ट किया है, तो एक्ट अलोन तो आपको कन्विक्शन दिला नहीं सकता है, एक्ट के साथ साथ इंटेंशन भी जरूरी है, मेंस रिया एक्टस रिया। लेकिन
ये सेक्शन यहां क्या कह रहा है कि अगर प्रोसिक्यूशन ने एक्टस रिया को बस प्रूव कर दिया, बेसिक फैक्ट स्टैब्लिश कर दिए, तो कोर्ट मेंस रिया प्रिज्यूम कर लेगी एंड नाउ इट द बर्डन विल बी ऑन यू टू प्रूव कि आपकी वो मेंस रिया नहीं थी। और नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल केस में if we look at the normal trial, then the burden of proof, then the standard of proof of prosecution is beyond reasonable doubt। और उसको रिबट करने के लिए डिफेंस जो होता है, देखिए पता नहीं आप लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ पता है कि नहीं पता, मैंने 40 बार तो बता रखा है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दो तीन तरीके के होते हैं। सबसे बड़ा होता है बियॉन्ड एनी फेदर ऑफ डाउट, जो 100% होता है कि भाई ये तो पक्का ही पक्का है। दूसरा होता है जो हम लोग यूज करते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये 75% होता है, आपको 75% प्रूव करना पड़ता है। तीसरा होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये 51 to 55 मान लो। और चौथा होता है वो तो मतलब नॉर्मल होता है कि जो ऐसे ही प्रूव कर दो, बहुत कम है, ये तो यूज होता नहीं है। तो क्रिमिनल केसेस में द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑन द प्रोसिक्यूशन इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना पड़ेगा। मान लीजिए एक प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि इसने मर्डर किया है, तो उसको फैक्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिफेंस चाहता है, अगर एक्यूज कहता है कि ठीक है सर मैंने किया तो है, लेकिन मैं इस एक्सेप्शन में फॉल करता हूं कि मैं तो सर पागल था, तो उसको सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से प्रूव करना रहता है, उसको सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से प्रूव करना रहेगा। तो मतलब कि द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ विच द प्रोसिक्यूशन इज सब्जेक्टेड टू इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, व्हाइल द एक्यूज्ड कैन रिबट दैट थिंग बाय जस्ट प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि आपकी वो मेंटल स्टेट थी, इफ द कोर्ट प्रिज्यूम दैट आपकी वो मेंटल स्टेट थी, तो आपको उसको रिबट करने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन बन गया है ये। इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट which requires a culpable mental state on the part of the accused, the special court shall presume the existence of such mental state। उसने presume कर लेगा कि आपकी sexual intent थी, but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to that act charged as an offense in that prosecution। लेकिन accused के पास ये मौका होगा कि वो उसको रिबट कर पाए, लेकिन रिबट प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से नहीं करेगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से करेगा। यहां पे बढ़ा दिया गया है। For the purpose of this section, a fact is said to be proved only when the special court believes it exists beyond reasonable doubt and not merely by its existence is established by preponderance of probability। वही जो मैं आपको बता रहा हूं। Culpable mental state includes intention, motive, knowledge of a fact and belief in or reason to believe। ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले में वो प्रिज्यूम कर ले रहे थे, बेसिक फैक्ट एस्टैब्लिश हो जा रहे थे कि आपने वो ऑफेंस किया है और आपको उसको रिबट करना पड़ रहा था। दूसरे में पहले में ऑफेंस की बात कर रहे हैं, सेक्शन 30 में वो मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपकी सेक्सुअल इंटेंट थी कि नहीं थी, तो फिर आप जो प्रोसिक्यूशन है उसको वो प्रूव नहीं करना पड़ेगा। कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि आपकी जो मेंटल स्टेट थी वो सेक्सुअल इंटेंशन थी, और फिर आपको उसको रिबट करने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, जो नॉर्मल ट्रायल में नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको भी देख लीजिएगा। तो यही अटॉर्नी जनरल वाला केस हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है? जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, व्हाई इट मैटर्स, एज लेस देन 18 इज अ गेटवे टू पॉक्सो एग्रीवेटेड मैन्यूअर। ये क्या था? देखो मैं आपको बता दूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। बात आई कि ठीक है पॉक्सो किस पे लगता है? जब विक्टिम की एज लेस देन 18 ईयर होती है और फिजिकल एज लेस देन 18 ईयर होती है, मेंटल एज नहीं। ये भी एक जजमेंट है। हुआ क्या कि एक लड़की थी, वो 20 साल की थी, उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट हुआ उसकी मर्जी के खिलाफ, लेकिन वो बच्ची थोड़ी उतना डेवलप नहीं कर पाई थी मेंटली। तो कोर्ट में ये आया कि भले ही फिजिकल एज इनकी 20 साल है, लेकिन मेंटल एज तो आज भी इनकी 15 ही साल की है, तो क्या पॉक्सो अप्लाई करेगा? तो कोर्ट ने कहा नहीं करेगा, because as far as POCSO is concerned, a victim child will fall under this act only if her physical age is less than 18 year, तभी होगा वो। ठीक है, आपकी मेंटल एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात यह है कि एज प्रूव कैसे होगी? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है, आपको मैं बता दूं, मैंने यहां पर लिख रखा होगा, द फर्स्ट मैट्रिक स्कूल सर्टिफिकेट, देन बर्थ सर्टिफिकेट,
ओनली इफ अनअवेलेबल देन मेडिकल या ओसिफिकेशन टेस्ट। तो सबसे पहले कहा जाता है कि इनका 10th का या स्कूल का कोई आप सर्टिफिकेट ले आइए जिसमें उनकी एज लिखी हो। आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए जो किसी अथॉरिटी ने इशू किया हो। अगर आपके पास इन दोनों चीज अवेलेबल नहीं हो तब आपका एक टेस्ट लिया जाता है, बोन का टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, ओसिफिकेशन होता है, जिससे पता चलता है कि आपकी एज क्या है। ये +-2 ईयर होता है, मतलब अगर इसमें 16 साल आया तो +2 -2 हो सकता है। ये टेस्ट इतना रिलायबल नहीं होता है जितना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उससे भी ज्यादा रिलायबल होता है जो 10th की आपकी मार्कशीट होती है। ये कहां पे दे रखा है? ये जेजे एक्ट में दे रखा है। सेक्शन में थोड़ा भूल रहा हूं, आप कमेंट करिएगा कि जेजे एक्ट में ये किस सेक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो पॉक्सो को यहां पे जेजे एक्ट के साथ पढ़ के देखा जाता है क्योंकि यहां पर वही लोग कवर होते हैं पॉक्सो एक्ट में जो 18 साल से कम होते हैं। अब 18 साल से कम कैसे प्रूव किया जाएगा उसके लिए हम लोग जेजे एक्ट की मदद लेते हैं। सबसे पहला प्रूफ होता है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए, सबसे पहला प्रूफ होता है कि आप स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर 10th की मैट्रिक के जो मार्कशीट होती है वो ले आइए। दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं है तो मेडिकल सर्टिफिकेट ले आइए। ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप मेडिकल टेस्ट पे जाते हैं जिसको ओसिफिकेशन टेस्ट भी कहा जाता है। वही इस केस में कहा गया था। अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हाई इट मैटर्स, पॉक्सो इज प्रोसेस प्रोटेक्टिव, स्पीड प्राइवेसी इतना इतना इतना, होल्डिंग रेशियो, सुप्रीम कोर्ट इशूड ऑपरेशनल डायरेक्शन, हाई कोर्ट मस्ट इंश्योर स्पेशल कोर्ट आर एस्टैब्लिश एंड सेंसिटाइज फास्ट ट्रैक नॉट नेसेसरी। अरे देखो यार, मैं बता दूं आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, आप नॉर्मल कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। और कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड होते हैं जो सेक्शन 28, 33, 36, 38 में दे रखे हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कोई ऐसा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। 28, 36, 28 में क्या दे रखा है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, मेडिकल एग्जाम टू बी डन एज पर सेक्शन जो 164 पहले था। FIR नॉट नेसेसरी टू कंडक्ट मेडिकल एग्जाम इफ विक्टिम इज गर्ल चाइल्ड मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय अ वुमेन डॉक्टर must be in presence of parent or trusted person. If parent not available, woman nominated by head of hospital must be present. सिंपल सी चीज है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जब चाइल्ड का होगा तो क्या प्रोसेस होगा, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सेक्शन 27 को जाके थोड़ा देख लीजिएगा। और ये केस भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस नॉर्मल बात करता है। इसी के साथ 2-3 सेक्शन और हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे 33 हो गया, प्रोसीजर एंड पावर जो स्पेशल कोर्ट की होती है, इसको भी आप बस देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है। टाइमलाइन क्या होता है? एविडेंस जो होते हैं वो 30 दिन के अंदर देने होते हैं, जो भी एविडेंस होते हैं, और एंटायर ट्रायल जो है वो 1 साल के अंदर ही कंप्लीट करना होता है, लेकिन बियॉन्ड भी जा सकता है अगर रीजन हो तो। चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज्ड, चाइल्ड मस्ट कोर्ट मस्ट इंश्योर चाइल्ड डज नॉट सी एक्यूज्ड व्हाइल टेस्टिफाइंग, कैन यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वन वे मिरर कर्टन। देखो होता क्या है ना कि बच्चा है वो जिसके साथ घटना हुई है, तो अब अगर हम लोग, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, थोड़ा मैं बैठ लूं अच्छे से। अब बच्चा है वो, अगर उसके साथ ट्रायल चल रहा है या फिर कोई भी जो ऑफेंस हुआ है उसके खिलाफ, उसके लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तो यही गलत बात है। अब उसके बाद हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो कोर्ट जाए, उसमें एक्यूज्ड को देखे, वो फिर वो ट्रॉमा झेले। इसीलिए ये सब प्रोविजन डाल रखे हैं, ये बच्चे को बचाने के लिए डाल रखे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन होने जाए तो उसके पेरेंट्स प्रेजेंट हों। अगर लड़की है तो वुमेन डॉक्टर ही करे, अगर नहीं है उनका कोई भी पेरेंट्स तो कोई एक हेड होना चाहिए जो उस बच्चे को, जो नॉमिनेटेड बाय हॉस्पिटल हो, जो उस बच्चे को भरोसा दिला सके कि मैं आपके साथ हूं। उसी तरीके से अगर ट्रायल चल रहा है, अब एक्यूज्ड अगर बच्चे के सामने पड़ेगा, अब सोचो उस बच्चे का ट्रॉमा कितना बड़ा होगा कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया था, तो उससे बचाने के लिए सेक्शन 36 डाल दिया जाता है। उस बच्चे की प्राइवेसी बचाने के लिए सेक्शन 37 डाल दिया जाता है कि ऑल ट्रायल अंडर पॉक्सो इन कैमरा होंगे, पेरेंट्स ट्रस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट, कोर्ट में इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन आउटसाइड कोर्ट इफ नेसेसरी। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि हो सकता है कभी कभी बच्चे को कोर्ट में ना लाया जाए, तो इसलिए कमीशन इशू कर दें और उसके बच्चे के बयान जो है वो वहीं पे ले लिए जाएं, उसके घर पे ले लिए जाएं, और ये सब बच्चे की वेलफेयर के लिए है। तो ये आपको बस पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम लोग पहले कर लेंगे। विक्टिम ऑफ, अब ये नया केस आ गया है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवाना। विक्टिम ऑफ रेप चाइल्ड गेव हर स्टेटमेंट विद डिले, क्वेश्चन वाज वेदर डिले वीकेंस केस। सिंपल बता दे रहा हूं मैं कि एक चाइल्ड की जो टेस्टिमनी होती है, चाइल्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ये आप लोग जानते हैं। कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होता है? एविडेंस एक्ट जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है उसमें दे रखा है। एनी पर्सन जिसको क्वेश्चन पूछा जा सके और उसका रेशनल, वो क्वेश्चन को समझ सके और रेशनल आंसर कर सके, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। एज कभी भी बैरियर नहीं रहता है,
तो law says that a child is a competent witness, and if the testimony of the child invokes the confidence of the court, then the court can rely on their testimony, and if it is a substantive evidence, तो पूरा कन्विक्शन भी एक चाइल्ड की टेस्टिमनी पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस कहता है कि बच्चा ही तो है, ट्यूटर किया जा सकता है, कोई पढ़ाया लिखाया जा सकता है, गलत बयान दे सकता है दबाव में आके, तो कोरोबरेट कर लीजिए, रूल ऑफ प्रूडेंस इज। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कोरोबरेशन के चाइल्ड की टेस्टिमनी पर रिलाय नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। यही इस केस में कहा गया था। पढ़ लीजिएगा, आपको ये केएफए लीगल के ऐप पर विजय यात्रा में मिल जाएंगे कोड। ठीक है, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये प्राइवेसी जो होती है चिल्ड्रन की, उससे कंसर्न है। ठीक है, कंसर्न ओवर मीडिया रिवीलिंग आइडेंटिटी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम इंक्लूडिंग माइनर। इसमें उन्होंने देखो सेक्शन 23, सेक्शन 13-15 दोनों पढ़ लेते हैं हम लोग पटाख से चल के। सेक्शन 23 क्या कहता है? नो मीडिया रिपोर्ट कमेंट्स अबाउट चाइल्ड विदाउट कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, बच्चे का नाम रिवील नहीं होना चाहिए, ना आइडेंटिटी उसकी रिवील होनी चाहिए। एक्सेप्शन होता है, कोर्ट परमिट कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्शन हो सकता है, कोर्ट परमिट कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट परमिट नहीं करता है तो बच्चे की आइडेंटिटी छुपा के रखनी चाहिए, मीडिया उसको रिवील नहीं कर सकती है। यह सेक्शन 23 में है, और अगर इसको वायलेट किया तो 6 साल से लेकर 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन हो सकता है। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर बच्चे को पोर्नोग्राफी आप दिखा रहे हैं या फिर बच्चे का यूज कर रहे हैं, वो तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाएगा। मान लीजिए बच्चे का आप यूज कर रहे हैं पॉर्न बनाने के लिए, तो कहां पे ऑफेंस है? तो वो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में है। यूजिंग अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, टीवी, इंटरनेट, प्रिंट, डिजिटल फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ अ चाइल्ड। आप सेक्सुअल ऑर्गन बच्चे का दिखा रहे हैं। यूजेज ऑफ चाइल्ड इन रियल स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट, इनडिसेंट ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड। वही मतलब है कि आप बच्चे का यूज गलत कामों के लिए कर रहे हैं, पॉर्न बनाने के लिए कर रहे हैं, उसका कोई सेक्सुअल ऑर्गन दिखा रहे हैं आप बच्चे का, तो फिर वो ऑफेंस हो जाता है, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 14 में दे रखी है। पहली बार में मिनिमम 5 ईयर है और दूसरी बार में मिनिमम 7 ईयर है। बड़ा ही पेचीदा ये सेक्शन है, क्योंकि मैक्सिमम दे ही नहीं रखी है। अब मैक्सिमम क्या होगी? क्या 40 साल सजा दे सकते हैं? क्योंकि मिनिमम तो आपने बता दी, लेकिन मैक्सिमम नहीं दे रखी है। ठीक है, ये हो गया। अबेटमेंट सेक्शन 16 में दे रखा है कि अगर आप अबेट कर रहे हैं कोई भी ऑफेंस जो इसमें है, तो आपकी कितनी सजा होगी, और अबेटमेंट की सजा कितनी है? इफ द ऑफेंस इज कमिटेड ड्यू टू अबेटमेंट, सेम पनिशमेंट एज द मेन ऑफेंस। इवन अटेम्प्ट, कंस्पिरेसी, इंस्टिगेशन लिंक टू, ठीक है, अगर अबेटमेंट हो गया काम तो सेम होगी, जैसे पनिशमेंट उसकी होगी। और अगर अटेम्प्ट हुआ है सिर्फ, तो फिर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल है अप टू हाफ ऑफ द इंप्रिजनमेंट टर्म फॉर दैट प्रिस्क्राइब। मतलब वही है यार जो नॉर्मल होता है कि अबेटमेंट अगर आप किसी ऑफेंस का कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हो गया वो काम तो आपको वैसे ही पनिशमेंट दी जाएगी जैसे जिसने की है, और अगर अटेम्प्ट हो गया उसका और आपने या फिर अटेम्प्ट किया है तो हाफ पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंस की होगी उसकी। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग मैंडेटरी है सेक्शन 19 में, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस आपको पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो सजा भी मिल सकती है आपको। ठीक है, 6 महीने तक की। और इसमें चाइल्ड को भी अपने आप को बताना होता है, लेकिन चाइल्ड को सजा नहीं मिलती अगर वो ना बताए तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद आते हैं गया प्रसाद @ मुकेश वर्सेस स्टेट। इसमें क्या इशू था? इसमें उसी की बात हुई थी, बट नो डबल पनिशमेंट। देखो बात क्या होती है, अब मैं एक और आपको बात बताता हूं। रेप आपको पता है, ठीक है, रेप आपको पता है, वहां पे कोई भी एज नहीं दे रखी है कि बच्ची के साथ हो रहा है या फिर एक एडल्ट वुमेन के साथ हो रहा है। अब मान लीजिए कि एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी पनिशमेंट पॉक्सो में आ जाती है, और एक बड़ी लड़की के साथ होता है और एडल्ट वुमेन के साथ होता है, वो उसमें चली जाती है आईपीसी में। लेकिन एक बच्ची के साथ अगर हो रहा है तो ऑफेंस तो आईपीसी वाला भी फॉर्म हो रहा है ना। इफ अ गर्ल चाइल्ड वाज सब्जेक्टेड टू रेप, sexual assault or penetrative sexual assault, whatever may be the case, it will also be covered under BNS, क्योंकि वहां पे भी है। तो अगर वहां पनिशमेंट ज्यादा दे रखी है और यहां कम दे रखी है तो कहां की पनिशमेंट लगेगी? यहां पनिशमेंट ज्यादा दे रखी है, वहां कम दे रखी है, तो कहां की पनिशमेंट लगेगी? तो क्वेश्चन था कि ये स्पेशल लॉ है। देखो हम लोग सब लोग जानते हैं कि स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर स्पेशल लॉ में कम पनिशमेंट है
और जनरल लॉ में ज्यादा पनिशमेंट है, तो कहां की पनिशमेंट जाएगी, कहां की पनिशमेंट दी जाएगी? इस पे एक केस भी आया है, टॉप 100 जजमेंट में जाके देख लीजिएगा, मैंने 42 और 42A बहुत अच्छे से कराया है। यही दोनों सेक्शन हैं, मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा के दिखा देता हूं, आपको उस केस से करना है जाके। ठीक है, 42 क्या है? वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो अंडर सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं, देन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द ऑफेंडर फाउंड गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शैल बी लायबल टू पनिशमेंट ओनली अंडर दिस एक्ट और इंडियन पीनल कोड एज प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट विच एवर ग्रेटर इन डिग्री। मतलब जहां पे ज्यादा सजा होगी वहीं पनिशमेंट, सिंपल सी बात है। आईपीसी में ज्यादा है तो वहां, और नहीं यहां पे ज्यादा है तो यहां। ठीक है, आपको नोट्स में ये मिल जाएगा, थोड़ा अच्छे से उसको आप देख लीजिएगा। इफ एक्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर पॉक्सो एंड आईपीसी, offender punished under whichever law gives greater punishment, ensures no double punishment but harsher penalty applies। ये नहीं कि दोनों में आप पनिश करेंगे, पनिश एक ही में करेंगे, लेकिन उसमें करेंगे जिसमें ज्यादा सजा दी जा रही है। ठीक है, सेक्शन 42A एक्ट इन नॉट इन डेरोगेशन, पॉक्सो एक्ट जो है वो एडिशन में है, ये डेरोगेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई ऑफेंस दे रखा हो तो क्योंकि पॉक्सो एक्ट में नहीं दे रखा है तो वो ऑफेंस नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन में है तो पॉक्सो ओवरराइड करेगा, ये भी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग लगभग हम लोगों ने सब इंपॉर्टेंट कवर कर ही दिए हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा कोई है नहीं। एरा वर्सेस स्टेट मैंने आपको बता दिया, बायोलॉजिकल एज मैटर करती है, फिजिकल एज मैटर करती है, मेंटल एज नहीं करती है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हम लोगों को कवर करने चाहिए एज फार एज पॉक्सो इज कंसर्न? देखो ये रिवीजन वीडियो है, मैं कोई बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, और आपको ऐसा कोई चाहिए भी नहीं कि बहुत डीप में जाएं। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा, लैंडमार्क केसेस अपने आप पढ़ लीजिएगा, और मैंने जो मेन चीज है वो कवर कर दी है। तो कौन कौन सी मेन चीज है? डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा ही दिया है। 13 इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 18 बस पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेशन इंपॉर्टेंट है कि आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, 29, 30 इंपॉर्टेंट है, ट्रायल कैमरा में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 36 भी इंपॉर्टेंट। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा सेक्शन किसके किसके याद रखने हैं बस आपको, उसके अलावा 40 इंपॉर्टेंट है, 42 इंपॉर्टेंट है, 42A इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हैं ये तो ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए, ये सेक्शंस आपको आने ही चाहिए। लेकिन इनके अलावा जैसे ये वाला पोर्शन आ गया, कौन सा पोर्शन? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। इसकी रीडिंग मार लीजिएगा, इसमें सेक्शन नंबर नहीं वो पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होता कैसे है। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो ऑफेंसेस थे, वो मैंने आपका कवर कर दिया है। और जो एक देखो इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 42 और 42A, क्योंकि इस पे केस आया हुआ है। उसके साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही प्रिजम्पशन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, और ये जो ऑफेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपको समय मिल जा रहा है तो आप बाकी चीजें पढ़ लीजिएगा जो मैंने मार्क कराई हैं। ठीक है, और कोई आपको एक्ट चाहिए हो तो बताइएगा। पॉक्सो तो हो गया है। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सिलेबस में नहीं है, फिर क्यों करा रहे हैं? आ जाता है, एसआरए भी सिलेबस में नहीं लिख रखा है, लिमिटेशन भी सिलेबस में नहीं लिख रखा है। कई ऐसे चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं लिख रखी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट भी तो देते हैं। अब 42 और 42A पे अगर केस आया है तो वो कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट है, तो वो आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको मार्क करा दिया है, और छोटा सा एक रिवीजन टाइप का मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो बता दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं और डिटेल में जाके कवर करूं? क्या मैं और डिटेल में जाके कवर करूं? क्यों? क्योंकि मन नहीं करता है मेरा, मतलब ऊपर ऊपर से छूने का। ये तो एक ऐसा एक्ट था कि आधा मुझे इंग्लिश में पढ़ाना पड़ा, क्योंकि इट वाज सो एम्बैरेसिंग टू यूज थिंग्स, यूज दोज वर्ड्स इन हिंदी। तो क्या मैं और डिटेल में जाके पढ़ाऊं माइनर एक्ट को? ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कितना डिटेल में पढ़ना है, या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो ही सिर्फ पढ़ाऊं। ठीक है,
एक तरीके से ये ट्रायल वीडियो था, आप लोग देख लीजिए और बताइए फिर कैसा चाहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।